देखिए, हमारे मुल्क के बारे में इकबाल साहब बड़ी अच्छी सुंदर नज़म लिख गए थे और मैं आज उसको खास उसके कुछ चंद लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं। मिस्र, रोम, यूना सब मिट गए जहां से, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और कुछ ऐसी ही तारीख है हमारे हमसाया, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की। जितने सितम हम पे हुए हैं उतने ही इनके ऊपर हुए, एक के बाद इनके ऊपर भी हमले हुए। लेकिन इनमें भी वो चीज है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये 250 साल पहले पैदा हुई अंग्रेजों की बनाई हुई स्टेट नहीं है साहब। ये अंग्रेजों ने इजाद नहीं करी, जैसे अफ्रीका में स्टेट बना दी, सीधी लाइनें लगाई यहां से यहां, बोले ये मुल्क है साहब। ऐसे मुल्क नहीं बनते साहब। सिविलाइजेशनल स्टेट, 6000 साल से ज्यादा पुरानी ये मुल्क है, ये तहजीब है, ये वे ऑफ लाइफ है। जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैं टीवी पे जाता हूं, मैं मिलिट्री कमेंटेटर हूं, 37 साल में लड़ा हूं हिंदुस्तान की फौज में, और फौजी अफसर तो बहुत हैं, लेकिन बहुत कम कह सकते हैं कि मैं लगातार लड़ता रहा हूं साहब। 71 के युद्ध में हमको पहले झोंका गया था, 1 महीना पहले लड़ाई के हमको कमीशन दी। उस वक्त हमारी उम्रें थी डॉक्टर साहब 19 साल, 20 साल, 21 साल। मेरा एक साथी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परम वीर चक्र, 21 वर्ष की आयु पे शहीद हो गया लड़ाई के मैदान जंग में। 5 दुश्मन के टैंक बर्बाद किए। जब तीसरा टैंक बर्बाद किया, उसके टैंक को आग लग गई, दुश्मन का गोला उस पे फटा, आग लग गई, खून आना शुरू हो गया। उसको बोला, अरुण तू टैंक खाली कर दे, तू मर जाएगा, खाली कर टैंक, छोड़ दे टैंक। आग लग रही है, टैंक के अंदर 40 राउंड होते हैं, एक एक राउंड मेरे से आधा इतना यहां तक होता है। वो फटे आपके चीथड़े 200-300 गज से नहीं मिलेंगे साहब। तो वो पता क्या बोला, खून पहुंच के बोला, मेरे टैंक की गन चल रही है, टैंक में आग लग गई तो क्या हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगा इस दुश्मन को। लड़ता रहा, 2 और टैंक बर्बाद किए, और 21 वर्ष की आयु की उम्र पे वो शहादत कबूल कर गया। अगर आज वो जिंदा होता, मेरी तरह तकरीबन 77 साल का होता, लेकिन वो हमेशा 21 रहेगा। वो हमेशा 21 रहेगा, जिस उम्र पे उसने कुर्बानी दे दी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है साहब। ये एक शहादत की जो ट्रेडिशन है, ये ईरान में बहुत तगड़ी है, शिया समुदाय में बहुत तगड़ी है। शहादत की एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, ठीक है, एक सिलसिला। और मैं बताना चाहता हूं कि जब यह लड़ाई शुरू हुई तो मुझसे बोला गया, जनरल साहब आपने 37 साल झक मारी है फौज में, आप बताइए कौन जीतेगा। सीधा सवाल मिलिट्री एनालिस्ट से। 37 साल आप लड़े हैं, 5 मैदाने जंग आपने देखे हैं। मैं लड़ा 71 में, मैं लड़ा पंजाब में, मैं कारगिल में लड़ा, फिर जाके किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा, फिर रजौरी पुंछ में लड़ा, एक के बाद एक मैं लड़ता ही रहा। ठीक है साहब। फौज से, लड़ाई से फुर्सत नहीं मिली। अब खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कि कह सकते हैं कि मैं सुकून चैन में रहा, बच्चों के साथ रहा। बेगम साहिबा मेरी अकेले बच्चों को पाल रही थी, यहाँ बैठे हैं मेरे बेटे साहबजादे, ठीक है, और मेरी बहू जो भी एक फौजी की बेटी है, ठीक है।
तो मैंने कहा साहब, जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। गौर फरमाएं, जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। ईरान भावी होगा। और ये मैंने कहा था साहब आज से 107 दिन पहले। आज मैंने 107 दिन पहले ये मैंने कह दिया था। तो उस वक्त मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले थे, बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या? कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार, रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है। इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है, और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही। लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब। आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है। और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब। इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं, वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ। ठीक है, इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार? अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग मने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लानत है तुम पे, तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार? हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं एक फौजी अफसर के तौर पे। ठीक है साहब, जब ये लड़ाई शुरू हुई मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता? एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में। यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ,
ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं, और जितने मर्जी B-52 B-2 बॉम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे, और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने पहले 1991 में 1991 में इराक पे हमला किया था, मालूम कितनी फौज लगाई थी जमीन पे? 7.5 लाख। 45 देश मिलके चढ़े थे उस एक मुल्क के ऊपर। ठीक है, 3,500 जेट फाइटर थे। अब इराक के पास नहीं थे जेट फाइटर, बराबरी करने का कोई सवाल नहीं था। तो उसने जो रूस के स्कड मिसाइल थे वो फायर करने शुरू किए। वहां से ईरान के लोगों ने, चीन के लोगों ने, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सीखा। हमारे जो सबसे पॉपुलर, जो हमारे सदर रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, नाम याद है? ठीक है साहब, बड़ी इज्जत से वो नाम लिया जाता है इस मुल्क में। हमारे सबसे मशहूर प्रेसिडेंट, वो हमारे मिसाइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम जेट फाइटर का इंजन अच्छा नहीं बना सकते तो छोड़ो, जैसे इराक ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करो। और तब से हमारे भी मिसाइल बनने शुरू हुए, ईरान में रॉकेट मिसाइल और ड्रोन बनने शुरू हुए, और आज इन रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स की बदौलत अमेरिका कह रहा है हमने उनकी एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी उड़ा दी। अबे थी कहां? असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट मिसाइल ड्रोन। इसका क्या किया तुमने? कालिया, इसका क्या किया तुमने? वो बरकरार हैं, वो बरकरार हैं। देखिए हमारे फौज में एक बड़ा सीधा फलसफा है, जो डर गया सो मर गया। और जहां डर नहीं, जहां हिम्मत है, जहां शुजात है, जहां बहादुरी है, जहां कहते साहब हम शहादत को गले लगा देंगे, भागेंगे नहीं, हम शहादत को गले लगाएंगे। अरे साहब, मैंने कहा कि हर देश का इतिहास होता है, उस पर हमला करने के पहले उसकी तारीख पढ़ी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे, लेकिन रास्ता खोलते थे अपनी फौजों के लिए, रास्ता खोलते थे माइनफील्ड में। माइनफील्ड में बारूद इतने बड़े बड़े वो बॉम्ब लगे होते हैं, जमीन में गाड़े होते हैं। तो इनके बच्चे 12-12 साल के साथ वो हल्ला करते हुए कि हम जाएंगे आगे, वो जाते थे, वो फट जाते थे, लेकिन माइन भी फट जाता था। और फिर ईरान की फौजें ना सिर्फ इराक का हमला रोका, पलटवार किया और ईरान के अंदर घुस के चढ़ गए थे। ठीक है, 8 साल लड़े थे। केमिकल वॉरफेयर हथियार इनके ऊपर इस्तेमाल हुए जो अमेरिका ने दिए थे, इराक ने खुद नहीं बनाए थे साहब, वो अमेरिका ने दिए थे कि मारो मारो ईरान के ऊपर मारो, हम तो लड़ नहीं सके, अब औरों के थ्रू मरवाएंगे।
ठीक है साहब, जो मुल्क 8 साल वैसे लड़ गया, मैंने कहा यार कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, इस मुल्क की हस्ती नहीं मिटेगी जब तक लोग कुर्बानी शहादत देने को तैयार है, बच्चा बच्चा अपने मुल्क की इज्जत हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार है, तो साहब वो मुल्क को हराना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। और मैंने कहा अगर 7.5 लाख की फौज लगानी पड़ी थी अमेरिका को इराक के बरखिलाफ, पहली गल्फ वॉर 1 में, गल्फ वॉर 2 में जब बहुत नुकसान हो चुका था तब भी 3 लाख की फौज लगानी पड़ी। तो आज कह रहे हैं कि साहब हम जो है 5,000 मेरीन, कोई 10,000 82nd एयरबोर्न डिवीजन और कोई 4,000 स्पेशल फोर्सेस, टोटल 20,000। अबे तुम 20,000 से क्या उखाड़ लोगे जब 7.5 लाख लगाने पड़े थे इराक के लिए। सिंपल एक, अगर आप कागज पेंसिल ले लें और जो हम बच्चों को गणित सिखाते हैं, जो हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं, वो कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उस वक्त लोग बड़ी हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, अरे ये बुढ़ा सटिया गया है, 77 साल का हो गया है। मैंने कहा साहब 77 साल का तजुर्बा है, ठीक है, 77 साल का तजुर्बा है, जो ये धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये लड़ाई के मैदान जंग में सफेद किए। और मैं आपको कह रहा हूं एक सिपाही के तौर पर कि देखना ईरान हावी होगा। और आज मुझे खुशी है कि ईरान हावी हुआ है, हावी हुआ है। जितने भी तशद्दुद, जितने भी बमबारी तुमने कर ली, 15,000 सॉर्टीज तो अमेरिका ने चलाई, 2,000 सॉर्टीज कोई इजराइल ने चलाई, 17,000 इनके ऊपर बड़े बड़े बम गिरे हैं, टनों के बम, लेकिन ज्यादातर वो धरती के ऊपर फटे हैं, क्योंकि ये गाड़ के 40 साल पहले इन्होंने जमीन के नीचे चले गए थे, जिस तरह की वियतनाम वाले चले गए। वियतनाम से भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। और बोले ना, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। वो वियतनाम से हो गया, वो इराक से हो गया, वो अफगानिस्तान से हो गया, अब वो ईरान ने करके दिखाया। लेकिन इस वक्त क्योंकि मुझे आज इतनी क्यों एक अंदर से खुशी हो रही है, अंदर से मुझे एक सुकून आ रहा है, एक चैन आ रहा है, क्योंकि साहब जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने तो ढंका पीटना शुरू कर दिया कि मेरे पास एक नया लड़ने का आला है। क्या आला है साहब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेवन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और साहब ये मेवन सॉफ्टवेयर क्या है? जो आपके प्रीडेटर ड्रोन हैं उसमें ये सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, और ये जो सिग्नल इंटेलिजेंस, ठीक है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सारा पिक्चर को फ्यूज करता है। वो क्लाउड जो होता है ना, जिसको बोलते हैं हमारे क्या कहते हैं कंप्यूटर्स के अंदर क्लाउड, वो सारा फ्यूज करते हैं। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वो ऊपर से सैटेलाइट और ड्रोन, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने ऐसे मुंह करके देखा, वो आपकी फोटो पकड़ के पहचान लेता है, पिक्सल मैच करता है, जैसे कि पासपोर्ट के दौरान आपकी आंख में वो डाल के फोटो डाल के मैच की जाती, ठीक है। और ये उसने जब इजाद किया, और फिर उसमें क्या है साहब, जो आपकी ट्रैफिक लाइट रहती है ना साहब, जो ट्रैफिक लाइट रहती है, वो ट्रैफिक लाइट में कैमरे होते हैं कि अगर आप रेड लाइट को जंप करें तो आपकी फोटो खिंच जाएगी, आपको चालान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हर जगह हर देश में तकरीबन आ गया। उसको हैक करके जब भी ईरान के टॉप लीडर चले, उनकी कॉन्वॉय चले, भाई जब भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं कोई एक गाड़ी थोड़ी ना जाती, 7-8 गाड़ियां जाती हैं, ठीक है, जो कि सायरन बजता है, ये बजता है, एम्बुलेंस होती है, सिग्नल व्हीकल, जैमर व्हीकल, ये वो, जहां वो चलता है आप वो कैमरा को हैक करके सैटेलाइट से पता कर लेते हैं कि लीडरान कहां से कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं।
ये करके सन 2024 में अमेरिका ने पहली बार, मैं आपको कुछ अंदरूनी खास चीजें आज बता रहा हूं जो मीडिया में भी इतनी नहीं आई, लेकिन एक फौजी के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं कि हुआ क्या है, ताकि आप समझें कि ये स्केल ऑफ विक्ट्री क्या हुई। ठीक है साहब। तो उनने साहब जो है ये इसका इस्तेमाल किया 2024 में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। नासरुल्लाह को मार डाला, उसका नंबर 2 आया उसको मार डाला, 3 आया उसको मार डाला, पेजर में बम लगाए और उसके जो मिडिल टायर लीडर मार डाले और हिल गए बेचारे हिजबुल्लाह वाले। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। 2025 में पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई हुई तो इन्होंने साहब ईरान के बरखिलाफ किया। पहले दिन कोई 30-32 जो हमारे IRGC के लीडर थे, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको घर बैठे बैठे मार डाला। और क्या बहाना लगाया कि हम तो साहब पीस टॉक कर रहे हैं, हम शांति की वार्ता कर रहे हैं। बातचीत चल रही थी और हमला कर दिया। ये खासा तरीका है साहब। हमारे में तो इसको हरामजादगी कहते हैं। नहीं, क्या मतलब आप कह रहे हो कि हम तो साहब शांति की बात कर रहे हैं, शांति की, आप धोखाधड़ी कर रहे हो ना। शांति के बहाने आप पीठ में छुरा घोंप रहे। ठीक है साहब। ईरान वो भी सह गया। फिर मादुरो के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये चलाया, ये मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। अब देखिए साहब, लोग और लोगों में, नस्ल और नस्ल में फर्क। घूस खिलाई CIA ने वाइस प्रेसिडेंट से लेकर वेनेजुएला के आखिरी बटालियन कमांडर तक, और पूरा देश बिक गया। ठीक है साहब, बिक गया वो देश। और 2 घंटे में वेनेजुएला खत्म। जहां 2 घंटे में इन्होंने वेनेजुएला को खत्म किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब का सर 7वें आसमान पे चढ़ गया। अब मैं किसी भी मुल्क को मसल सकता हूं, खासकर अगर तीसरी दुनिया का मुल्क है, एशिया का, अफ्रीका का, यहां कहीं का मुल्क है, मैं मसल दूंगा साहब। और उनको पूरा विश्वास था और नेतन्याहू साहब ने आके उनको उकसाया कि 48 घंटे में ईरान को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे साहब? हमने वहां पे 40 से 50 हजार, आप जानते हैं, 40 से 50 हजार इलॉन मस्क के स्टारलिंक टर्मिनल भेजे। क्यों भेजे साहब? कि अगर ईरान अपना इंटरनेट बंद करता है, सारी ये जो बदमाशी है ये इंटरनेट पे होती है। जो आपने कलर रेवोल्यूशन देखी श्रीलंका में, कहां से हुई? सोशल मीडिया से। जो बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, कहां से हुआ? सोशल मीडिया से। जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ, कहां से हुआ? सोशल मीडिया से। तो ईरान को पहले चेता दिया था रूस ने, चीन ने, कि ये संभल के रहना। ठीक है। इन्होंने 40-50 हजार स्टारलिंक टर्मिनल भेजे कि ईरान की सरकार अगर इंटरनेट बंद भी करे तो हम अपना इंटरनेट चालू करके अपने एजेंटों को, अपने लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे। और उसके पहले इन्होंने ईरान की करेंसी पे हमला किया। $1 1.5 लाख रियाल के बराबर करा दिया कि लोगों में भुखमरी हो। अरे जो आप में भुखमरी करना चाहते हैं वो नाटक कर रहे हैं। हम ईरान के लोगों को बचाना चाहते हैं, हम उनको छुड़ाना चाहते हैं, शाह ईरान वापस आएंगे। अबे वो अमेरिकनों का एजेंट था। शाह ईरान अमेरिकनों का एजेंट था। ठीक है। 1951 में मुसादेक ने तख्ता पलटा था। ठीक है। इस राजशाही का जो अंग्रेजों को बिकी हुई थी। ठीक है। और उस वक्त एग्जैक्टली यही कहानी हुई। इतिहास दोहराता है अपने आप को जनाब, दोहराता है साइकिल्स में। उस वक्त भी तख्ता पलट किया मोसादेक का, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई और फौज से बगावत कराई। लेकिन ईरान के लोगों में एक बहुत अच्छी सिफ्त है, वो सीखते बहुत जल्दी और वो भूलते नहीं। अब ईरान में एक फौज नहीं है साहब
कि आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, वो तो है ही है, साथ में IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो कि वफादार है सुप्रीम लीडर का, कि आप किसी और को खरीद भी ले तो एक ये है तबका, ठीक है। और उन्होंने यही चीज को दोहराने की कोशिश करी इस साल जनवरी में, और मोसाद का जो टॉप लीडर था और नेतन्याहू था, ये लोग गए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को बोला सब कुछ तैयार है, बगावत होगी साहब, ईरान में बगावत होगी, ईरान के लोगों का हजूम के हजूम सड़कों पे आएंगे और ये खत्म, 48 दिन में आप फतेह हासिल कर ली होगी वेनेजुला के बाद ईरान पे। और डोनाल्ड ट्रंप ने साहब डींगे हाँकनी शुरू करी, मैंने मसल दिया वेनेजुला को, 48 घंटे में ईरान के घुटने टिका दूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड को पकड़ूंगा, फिर मैं कनाडा को पकड़ूंगा। उसके बाद कहां आएंगे साहब? भारतवर्ष। नहीं, उसके बाद कहां आएंगे? ये कौन सा जमाना है? क्या ये कॉलोनियलिज्म का जमाना है? मेरे को वेनेजुला का तेल चाहिए, मेरे बाप का है, ये लो, ये मेरे पास है, और है उसके पास। ईरान का तेल मेरा है, मैं ले लूंगा। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ है, मुझे चाहिए, मैं ले लूंगा। कनाडा में यूरेनियम है, तेल है, मैं ले लूंगा। आप क्या क्या लेंगे साहब, कहां कहां लेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये साजिश थी ईरान के बरखिलाफ। दाद देते हैं ईरान के लोगों की शुजात को। इतनी टेक्नोलॉजी लगाई, AI लगाया, लेकिन ये लोग सीख गए, क्योंकि ये ट्रेलर इन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ देखा था, पिछले साल ईरान के बरखिलाफ देखा था, फिर इन्होंने वेनेजुला के बरखिलाफ देखा, और चौथे साल ये सीख गए। इतनी टेक्नोलॉजी लगाई। देखिए, जितना भी, देखिए अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है, और मैं बता दूं ये जो बायो कंप्यूटर है ना, ये किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ठीक है। हमारे ईरानी भाइयों का दिमाग, उन्होंने देखिए क्या कहा, भाई ये है इसका तौर तरीका लड़ाई का। नंबर 1, जो कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज किया जाए। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मिसाइल, अपने रॉकेट, अपने ड्रोन हैं। उन्होंने सबके जो 31 डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे, बोले अगर हम तेहरान में सब मारे जाएं टॉप लीडर, तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, आप जो है, ये है आपकी टारगेट लिस्ट, अमेरिका के ये 17 बेस हैं, इनको ठोक देना। ईरान के ये हवाई अड्डे है, ये हाइफा का रिफाइनरी है, इसको उखाड़ देना। इंतजार मत करना कि हुक्म तेहरान से आएगी। और बगैर, जैसे ही ईरान पे हमला हुआ 28 फरवरी को, आधे घंटे के अंदर IRGC के मिसाइल और ड्रोन पलटवार कर दिया था अमेरिका के ऊपर। हर कमांडर को बोला गया कि 5 कमांडर अपने चेन ऑफ नियुक्त करो, मैं मारा गया तो ये मारा गया तो ये मारा गया तो ये। और ये सारी फसाद की जड़ ये ड्रोन है। क्या आप जानते हैं कि ईरान के लोगों ने कोई तकरीबन, ईरान के लोगों ने ये 30 से 35 ड्रोन अमेरिका के शूट डाउन कर दिए हैं, MQ-9 रीपर, ठीक है। और इन ड्रोन्स के चलते एक ड्रोन $30 मिलियन का है। 50 जहाज अमेरिका के शूट डाउन हो गए। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि मेरे केवल 13 शहीद हुए हैं। वो आज से 40 दिन पहले 13 का आंकड़ा आया था, वहां पे सुई अटक गई। असलियत यह है कि वो कह रहे हैं 13 मारे गए, 415 से ज्यादा घायल हुए हैं, ठीक है। घायल, वुंडेड, और इसका रेशियो 1/3 होता है, ठीक है। इसका मतलब 100 से ज्यादा तो अमेरिका के सिपाही मारे गए, जो कि वो अपने लोगों से छुपा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए नहीं मरना चाहते। आज मेरे को खास इतना आक्रोश क्यों है? क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लगाया गया था, उसी की गाइडेंस से मिनाज के स्कूल पे हमला हुआ था।
कंप्यूटर में हम बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गंद डालें कंप्यूटर में, गंद ही निकलेगा। और नाम बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी का लगा के आपने 168 बच्चियां मारी हैं। आपको एक एक बच्ची की आह लगी है। और अगर आप आज पिट गए हैं तो वो बच्चियों की, मिनाज की बच्चियों की आह की बदौलत है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल। एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कसम है। एक मासूम नहीं, 168 तो आपने मिनाज में ही मारे। और कितने मासूम मारे हैं वो हिसाब ऊपर होता है, वो हिसाब अब सामने आ रहा है। हमको बड़ा फख्र है कि एक थर्ड वर्ल्ड के देश ने हिम्मत दिखाई, शुजात दिखाई। उस वक्त सब सोच रहे थे यहां पे कि साहब ये ईरान टिक नहीं सकता। हमारा दोस्त गया तो भाई जो जीता वही सिकंदर। झुक जाओ उसके सामने, अमेरिका के सामने दंडवत कर दो। पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर हर महीने एक बार डोनाल्ड ट्रंप के पास जूते चाटने पहुंच जाते हैं, तो हम भी लाइन लगाएं? हम नहीं लगाएंगे साहब, हम नहीं लाइन लगाएंगे। और लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर हम उस वक्त 28 फरवरी को जब मिनाज का हत्याकांड हुआ था तो चुप रहे, आज हमारे जहाजों पे हमला हो गया। 3 जहाज हमारे उड़ाए। क्यों बे, तुमने चीन का जहाज हाथ लगाया? तुम्हारी हिम्मत थी कि रूस का जहाज हाथ लगाओ। क्योंकि हम दोस्ती दिखा रहे हैं तो हम कह रहे हैं दोस्त है दोस्त है। तुम हम दोस्तों को ही चुन के मार रहे हो। अगर ऐसे दोस्त चाहे हो तो दुश्मन भले हैं, ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले हैं। आज फिर एक बार मैं ईरान के लोगों की हिम्मत और शुजात को दाद देना चाहूंगा। एक फौजी के हैसियत से मैं सलाम करना चाहता हूं कि हिम्मत मर्द, मदद खुदा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.